नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सबसे पहले बात करेंगे जो शुगर आउटपुट के नंबर्स ISMA ने जारी किए हैं। दरअसल ISMA ने 2024-25 सीजन में चीनी उत्पादन का जो दूसरा अनुमान है वो जारी किया है और ISMA ने 310 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था, जो पिछले साल से 31 लाख टन कम है। इस साल चीनी उत्पादन के कम होने के पीछे क्या कारण है, इस पर करते हैं बातचीत। ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन दीपक जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये एस्टिमेट्स कम हुए हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं? कौन कौन से स्टेट्स रहेंगे जहां पर ओवरऑल प्रोडक्शन कम रहने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? जी नमस्कार। देखिए, ISMA ने अपना 3rd वीक ऑफ जनवरी में जो सैटेलाइट इमेजेस लिया और उसके बाद जो हमने जो हार्वेस्टेड एरियाज थे और जो बैलेंस एरिया है और हमारी टीम ने फील्ड विजिट भी किया और जो हमारे करंट ट्रेंड और यील्ड के और रिकवरी की जो करंट ट्रेंड है उससे जो हमारा एस्टिमेट आया है, आपने सही बताया, जो ग्रॉस प्रोडक्शन लगभग 310 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग डाइवर्जन जो है, जो पहले लगभग 40 लाख टन की उम्मीद की जा रही थी, वो डाइवर्जन भी कम होकर लगभग 37.5 लाख टन होने की उम्मीद है। तो हमारा नेट शुगर प्रोडक्शन जो है लगभग 272.7 लाख टन होने की उम्मीद है। इसमें जो हमारे 3 जो मेजर स्टेट्स हैं, पहले हम जो उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर ग्रॉस प्रोडक्शन जो है लगभग 104 लाख टन होने की उम्मीद है और महाराष्ट्र में लगभग ये 101 लाख टन और कर्नाटक में लगभग 52.5 लाख टन लगभग ये हमारी उम्मीद है। और इसके पीछे जो आपने कारण मेरे से पूछा, इसमें 2 या 3 कारण है। एक तो यूपी की जो हम बात कर लें तो यूपी में जो हमारी रिकवरी है और यील्ड है पिछले साल से कम है, क्योंकि इस बार जो रेड रॉट इन्फेस्टेशन हम लोग ने उसके ज्यादा देखा है और वो भी कि जो वेराइटल रिप्लेसमेंट हुई है 238 से, तो उसमें जो यील्ड हमें एक्सपेक्टेड थी वो यील्ड नहीं है। तो इस वजह से जो है हमें देखा गया है कि ये यूपी का प्रोडक्शन नंबर थोड़ा घटता दिख रहा है। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का सवाल है, वहां भी जो केन यील्ड है एक्सपेक्टेड से कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो अर्ली फ्लावरिंग जो कुछ एरियाज में क्योंकि काफी हायर रेनफॉल हुआ था साउथ वेस्ट मानसून में, जो लगभग लेट हुआ था पोस्ट मानसून, उसमें जो है उसकी वजह से, क्योंकि उनको जो हमारे केन को एक कंटिन्यूड सस्टेन्ड सनशाइन चाहिए था, वो नहीं था क्योंकि काफी क्लाउड कवर था। तो उससे फ्लावरिंग हुई है, तो उससे क्या हो रहा है कि हार्वेस्टिंग जल्दी हो गई है, तो वहां पे जो है यील्ड कम हो गई है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये कम है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट बताऊं तो लगभग हमने 80 लाख टन से अपना सीजन स्टार्ट किया था और 310 का हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन है। तो हमारी टोटल शुगर अवेलेबिलिटी लगभग 390 लाख टन होती है और डाइवर्जन लगभग 37.5 लाख टन और एक्सपोर्ट्स 10 लाख टन। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है, ये मैक्स, ये हमने पहले भी बताया है इस बार में कि लगभग मैक्स 280 लाख टन होगा। और ये हमने इस बेसिस पे भी बताया था कि जो अक्टूबर से दिसंबर का जो कोटा रिलीज हुआ था वो लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 7 लाख टन कम था। तो और इसमें एक और चीज कल सामने आई है। तो कल जो एक सरकार ने कुछ एक अनाउंस किया था कि जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगभग जो 69.5 लाख टन का कोटा रिलीज हुआ था, जो कि ऑलरेडी 7 लाख टन कम था, उसमें भी लगभग डिस्पैच का फिगर जो है लगभग वो 5 लाख टन कम है। तो डिस्पैच भी लगभग 5 लाख टन 65 लाख टन हुआ है और अगर कोटा देखें 69.5 लाख टन। तो हमें ये लगता है कि मैक्सिमम जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो लगभग 280 लाख टन होने की उम्मीद है। क्विकली एक चीज और, जैसे आपने हालांकि प्रिसाइसली आंकड़े रखे टोटल दीपक जी, लेकिन इस फाइनल प्रोडक्शन नंबर के साथ प्लस जो एक्सपोर्ट टारगेट्स है उनके साथ क्या आपको लगता है कि जो सप्लाई साइड रहेगी वो कंफर्टेबल रहेगी? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सारी चीजों को भी ले लेंगे, 10 लाख टन एक्सपोर्ट्स भी आपने ले लिया, तब भी आपका सीजन जो है लगभग 62.5 62 लाख टन से क्लोज होगा, जो कि एक नॉर्मेटिक फिगर जो 55 लाख टन है जो सरकार का, उससे कहीं ज्यादा है।
और यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस बार का 2024 का जो साउथ वेस्ट मॉनसून था, काफी अच्छी बारिश हुई है, तो जो प्लांटिंग की फिगर्स आ रही है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वो भी काफी अच्छी है। तो इससे क्या होगा कि जो अगला सीजन है वो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, और दिवाली भी लगभग अर्ली है। तो अगर हम स्टॉक क्लोज करते हैं 62.5 लाख टन से, और हमारा क्रशिंग भी जल्दी शुरू हो जाता है, तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं एज फार एज द शुगर स्टॉक इज कंसर्न्ड। ओके। चलिए, शुक्रिया दीपक जी बातचीत करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था कि क्या सप्लाई साइड पर दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रीवियस नंबर्स को काउंट करके चले तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन एस्टिमेट्स हैं उसको मीट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट टारगेट्स को मीट करने के लिए भी जो ओवरऑल सप्लाई रहेगी या प्रोडक्शन रहेगी वो कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रोथ सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम बात करेंगे कि सेबी के नए एफएनओ ट्रेडिंग नियम बाजार पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं और ट्रेडर्स इन नियमों से कैसे तालमेल बैठा रहे हैं। देश में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आया जबरदस्त उछाल। 2018 में 4.6 लाख करोड़ के मुकाबले 2024 में एफएनओ वॉल्यूम्स 138 लाख करोड़ तक पहुंच गए और एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या पहुंची 40 लाख के पार। Most of these new traders are under the age of 25. The risk-taking ability of this current generation is extremely high. They are lured into the markets because of quick profits, because of the hype in social media and ease of digital access. इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग के नए नियम जारी किए हैं। क्या रहा है इनका प्रभाव? The volumes of retail traders have significantly gone down. Even the market's volatility has gone down since these rules have been implemented. हालांकि इन नियमों के साथ आए कुछ चैलेंजेस भी। So because of increased margins and because of increased costs and increased charges, the profitability has definitely come down. A lot of small-time option writers would be forced into option buying where the odds of success are much lower. Let's say a new trader who wants to experiment in the markets. Previously, he would have come with a very small amount of capital and that was enough to experiment and dabble in the markets. But now because of increased margins, the same amount has gone up. एफएनओ ट्रेडर्स को अब इस बदलाव के साथ एक नया तालमेल बैठाना होगा। Focus on risk management and focus on long-term sustainability rather than having like a quick buck in a quarter. बाजार में हो रहे बदलाव के बीच ये नए नियम ट्रेडर्स के लिए बेहतर और सुरक्षित इकोसिस्टम बनाने का एक प्रयास है। कमोडिटी कॉल हमारे साथ रवि दुरा हैं, उनसे लेते हैं स्ट्रैटेजीज। पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट एक्शन, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर दोनों में ही बाइंग देखने को मिल रही है। गोल्ड भी 0.5% ऊपर है और साथ ही सिल्वर में भी 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा बेस मेटल्स में हालांकि प्रेशर है। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर तीनों ही लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल भी 0.5% नीचे है। एग्री कमोडिटी बास्केट को देखेंगे तो कपास में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर 3.5% की तेजी कपास में है। स्पाइसेस का पैक लगातार नरम बना हुआ है। आज भी जीरा, टर्मरिक और कोरिएंडर तीनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार पैक में भी 1% के आसपास का प्रेशर है आज के सेशन में। रवि बताइए पहले तो स्ट्रैटेजीज, कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जर्स आज अक्रॉस द बास्केट एग्रीकल्चर में थोड़ा नर्वसनेस है, वीकनेस है। पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में टर्मरिक में बिक वाली की सलाह रहेगी। लेवल्स पे अभी 13,480 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। आई थिंक सेल करे अराउंड 13,550। स्टॉप लॉस लगा 13,700, डाउन साइड 13,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो पहला रिकमेंडेशन टर्मरिक में होगा। सेकंड रिकमेंडेशन थोड़ा शॉर्ट टर्म का आउटलुक लेके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धनिया में बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाए। 8100 तक प्राइसेस आज आ चुके हैं एंड आई थिंक प्राइसेस में एक अच्छे करेक्शन की जरूरत भी थी, क्योंकि एक रेंज में प्राइसेस सस्टेन हुए थे और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। ये करेक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 8040 और 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे। अपर साइड 8300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। नॉन एग्री बास्केट से रिकमेंडेशन सेलिंग में जिंक का होगा। जिंक में सेल करें 266 के करीब, स्टॉप लॉस 268 एंड डाउन साइड टारगेट 263 तक आ सकते हैं। अच्छा रवि, कपास पर आपकी राय क्या है? रिसेंटली हमने सीआई की तरफ से जो क्रॉप प्रोजेक्शंस थे उनको अपवर्ड रिवाइज होते हुए देखा था, लेकिन आज जो तेजी बनी है उसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। ब्राजील ने जो 2024-25 के लिए आउटपुट फोरकास्ट है उसको कट किया है 3.79 मिलियन टन तक। क्या व्यू है यहाँ से प्राइसेस पर और क्या जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है सस्टेन कर सकती है? कोई स्ट्रैटेजी यहाँ लेंगे या अवॉइड करेंगे?
जड़ से वहां पे स्ट्रेंथ सस्टेन होगी, पर्टिकुलर चाइना, क्योंकि लूनार के पहले चाइना का ऑलवेज डिस्टॉकिंग होता है, जो अपना पुराना माल है वो ओपन मार्केट में वो बेचते हैं, एंड लूनार के बाद उसका एक नया कोट आता है, एंड जो नया माल आता है वो अक्रॉस द ग्लोब, यूएस हो, इंडिया हो, सब जगह से वो इंपोर्ट करते हैं, और इसका इंपोर्ट डिमांड ग्लोबल मार्केट में अच्छे रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन काफी अच्छा आ चुका है, और प्राइसेस ऑलमोस्ट एमएसपी के करीब ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां पे बाई की स्ट्रेटजी लगाए। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 1470 के करीब चल रहा है उसको 1460 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए शॉर्ट टर्म के लिए, वो 1440 का होगा। और अपर साइड मेरा मानना है कि अगर आप 15 से 16 दिन रुके तो यहाँ पे एक बार 1510 1520 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय रही कपास पर 1458 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लगभग 3.5% की तेजी के साथ ये कमोडिटी कारोबार करते हुए, जहां पर तेजी सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्र रवि शो में आने के लिए और क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।